वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा हमारा टॉपिक रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक बार देखते हैं। और ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़ना। एज यू हैव सीन, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state, right? It also meant a change in a people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. Sense of belonging word से आपको previous chapter का थोड़ा बहुत याद आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि कैसे यूरोप में जो हमारा मॉडर्न नेशनलिज्म है उसके साथ नेशन स्टेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ था। और हम इसमें ये भी बोलते हैं कि इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी थी। नेशन स्टेट जब बन रहे थे, अच्छा वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से डिफ़ाइन होती है, जो फीलिंग लोगों की थी वो बदल गई थी। उनमें अपने नेशन के लिए लगाव का एक जो फीलिंग है वो डेवलप हो गई थी, जिसे हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं। फिर हम न्यू सिंबल्स, आइकन, न्यू सॉन्ग, आइडियाज़, फोर्ज न्यू लिंक एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़। हमने यहाँ पे ये देखा था कि कैसे जो नए नए साइंस थे, नए नए सॉन्ग्स थे, फोकलोर्स की बात कर रहे हैं, उसने जब लोगों ने वो चीज़ें सुनी समझी तो जो पूरी कम्युनिटीज़ थी ना, उन लोगों ने अपने आप को बाउंड्रीज को दोबारा से रीडिफाइन किया। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में इसी जो न्यू नेशन स्टेट जो पहचान का एक जो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक जो इनकी जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी बहुत सारी कंट्रीज़ की। ऐसा नहीं है जैसे जर्मनी और इटली की हमने बात की थी, उनका यूनिफिकेशन हुआ तो एक कोई इंस्टेंटली प्रोसेस नहीं था। दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस था। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फाइनली हमारे कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में, ये जो फीलिंग्स थी किस तरह से एमर्ज हुई। ठीक है, कॉन्साइसनेस हमारा जो होता है, कॉन्शियसनेस हमारा क्या होता है, बेसिकली जो हमारी अंतर आत्मा थी, जो उसको हमने नेशनलिज्म ने कैसे झंझोड़ दिया, उसको हिला दिया बिल्कुल, राइट। कैसे ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि कैसे इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था। अच्छा, वो कॉलोनियल पावर थी, इनके विरुद्ध जो हमने मूवमेंट किया, जो हमारी फीलिंग्स थी वो कैसी थी? एंटी कॉलोनियल। ठीक है, तो जितने भी मूवमेंट हुए वो कैसे थे? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, तो जितनी भी हमारे एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, इंडिया की तरह जो और भी कॉलोनीज थी ना, वहाँ पे मॉडर्न नेशनलिज्म जो था हम उसे बेसिकली कनेक्ट करते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अब लोगों ने क्या डिस्कवर करना शुरू कर दिया? पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। मतलब कॉलोनिज्म के साथ जो उन लोगों ने जो स्ट्रगल जो कोई भी कर रहा था, उसके जो भी करता था उसमें वो लोग एक यूनिटी ढूंढते थे कि हम सब एकजुट हैं, जो कि एक पावर के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड that tied many different groups together, but each class and group felt the effect of colonialism differently. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे ऑप्रेसर हुआ करते थे, जो भी हमें जो वो लोग टेंशन वगैरह दिया करते थे, प्रॉब्लम्स दिया करते थे, और डिफरेंट ग्रुप्स को जब ये बात लोग सुनते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो हर कोई एक दूसरे से अपने आप को जुड़ा महसूस करता था, यूनाइट करता था, अपने आप को फील करता था कि हम लोग एक हैं, जो एक व्यक्ति के जो ऑप्रेशन है उसको हम सह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वहाँ पे कॉलोनिज्म का इफ़ेक्ट एक जैसा नहीं था। हर व्यक्ति का, हर ग्रुप का जो एक अनुभव था वो डिफरेंट था। ठीक है, लोगों के लिए फ्रीडम का जो एक डेफिनेशन होता है वो भी डिफरेंट था। अब यहाँ पे कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी
tried to forge these group together within a one movement. अब महात्मा गांधी उस वक्त देयर वाज अ सिंगल पार्टी सिस्टम और कांग्रेस हुआ करती थी मेन पार्टी. कांग्रेस पार्टी के अंडर महात्मा गांधी जो थे वो इन ग्रुप्स को एक मूवमेंट के तहत बांधना चाहते थे. बट यूनिटी डिडंट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन यूनिटी कैसे नहीं आती है, तब तक डेवलप नहीं हो जाती जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, संघर्ष ना हो, मुठभेड़ ना हो. ठीक है, तो संघर्ष जरूरी है, इट मीन्स यूनिटी के लिए. यहाँ पे हम देखेंगे इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. हमने पढ़ा था कि भाई नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ. स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिकेड तक रहा. इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 1920s, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सब पढ़ेंगे. कैसे कांग्रेस ने डेवलप किया नेशनल मूवमेंट को, पार्टिसिपेशन कैसे हुआ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मूवमेंट में, हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, कैसे नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया. अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. ये नेम कोई नए नहीं है, आप लोगों को पता है, थोड़ी बहुत बस इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं और वो क्या है वो हम देखेंगे. यहाँ पे कुल मिला करके हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डेट था वो 1919 था. ठीक है, अब जब 1919 था तो 1919 तक चला था. बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी जिसमें ये हमारा ख़त्म हुआ था, राइट. अब 1914 में हमारा ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था. 14 to 18 शुरू हुआ था और 19 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से हमारा ये वॉर ख़त्म हुआ था. तो हम ये बोल सकते हैं कि 1919 के बाद से कई जो साल थे हमारे, ईयर्स थे हमारे, हमने ये देखा कि जो नेशनल मूवमेंट थे वो न्यू एरियाज़ तक फैल गए. अब उसमें एक सोशल जो ग्रुप्स थे वो शामिल हुए, राइट. और स्ट्रगल की जो नए नए रास्ते थे या वे थे वो हमारे सामने आ रही थी. अब इन सब चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या इम्प्लीकेशंस हुए, इम्प्लीकेशन मतलब क्या प्रभाव हुए. ये 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये पूरा पैराग्राफ बेटा आपका आंसर है. यू कैन जस्ट राइट इन द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर जब शुरू हुआ तो वॉर से क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ. अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ कि भाई यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. जाहिर सी बात है, सोल्जर लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आर्मी का खर्चा बढ़ेगा. तो यहाँ पे एक डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा. अब इस डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को पूरा करने के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा लोन को फाइनेंस किया जाएगा. अब लोन को भरने के लिए भी तो पैसा चाहिए, उसके लिए वो टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, कस्टम ड्यूटी रेज करेंगे, बढ़ाएंगे, और कुल मिला करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. बढ़ाने के लिए, टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे वो लोग, टैक्सेस को इंट्रोड्यूस. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड. सेकेंड आता है द प्राइजेस इंक्रीज्ड. फूड जो प्राइजेस थे दैट वाज टोटली इंक्रीज्ड इन दैट पीरियड. हम ये बोल सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को एक्सट्रीम हार्डशिप फेस करनी पड़ी. ठीक है, जो सोल्जर्स होते थे गांव के, उनके साथ फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, ज़बरदस्ती उन्हें उठा करके सेना में भर्ती किया जा रहा था रूरल एरियाज़ में. ये सब देख करके उन एरियाज़ में वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया. जनता गुस्से में आ गई, क्यों भाई फोर्स रिक्रूटमेंट आप लोग क्यों कर रहे हैं. उसके बाद 1918 to 1919, 1920 to 21 में क्रॉप फेल हो गया. अब क्रॉप फेल होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा. शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, धीरे धीरे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैलेगी तो जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हर 10 ईयर्स में हम काउंट करते हैं, वो 1921 में 12 to 13 मिलियन पीपल उसमें क्या होंगे, पैरिश्ड हो जाएंगे. मतलब इसका शिकार हो जाएंगे. बहुत सारी जो फेमाइन्स फैली थी, एपिडेमिक्स फैली थी, महामारी जिसे बोलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, राइट. तो बहुत लोग परेशान हुए इसमें. पीपल जो थी उसको, जन सिटीजन्स जो थे, लोग जो थे, उनका होप ये था कि उनकी जो हार्डशिप है वो एंड हो जाएगी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट इट डिडंट
हैपन, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। यहाँ पे हम गांधी जी की बात कर रहे हैं जो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और यहाँ पे ये सक्सेसफुली, यहाँ पे क्या साउथ अफ्रीका में भी ही सक्सेसफुली फॉट सत्याग्रह अगेंस्ट वाइट पीपल। ठीक है, सत्याग्रह अगेंस्ट द वाइट पीपल मतलब वाइट पीपल के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया था क्योंकि वहाँ पे गोरे और कालों के बीच में भेद हो रहा था। तो गांधी जी ने बोला नहीं भाई, हम सत्याग्रह करेंगे। अब सत्याग्रह क्या था, तो यहाँ पे हम देखेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ अ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम बात करें तो सत्याग्रह के विचार थॉट में सत्य की शक्ति यानी ट्रुथ की जो पावर है और सत्य की जो खोज है उस पर फोकस किया जाता है। मतलब ये था कि अगर आपका एम सच्चा है, यदि आपका स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ है, इनजस्टिस के खिलाफ है, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ईजिली नॉन वायलेंस के थ्रू भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, राइट। लेकिन अपील करने के लिए क्या चाहिए, कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ। मतलब देखना पड़ेगा भाई इन लोगों को, जितने भी ऑपरेसर्स हैं, कि भाई सच्चाई क्या होती है। ठीक है, स्पेशली विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस। एंड बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्फ एंड एट लास्ट सच की जीत होती है। हमको पता है, बहुत तरीके से पता है। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को, सभी इंडियंस को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ये लास्ट लाइन का मतलब था। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज 3 सत्याग्रह मूवमेंट इन द वेरियस पार्ट। पहला देखो 1917, second one is also in 1917 and third one was in 1918, राइट। 1917 में ये अपना जो आंदोलन है वो कहाँ करेंगे, चंपारण इन बिहार। 1917 में वो अपना जो मूवमेंट है या सत्याग्रह है वो कहाँ करेंगे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। एंड 1918 में क्या करेंगे, वो अहमदाबाद करेंगे। तो जो चंपारण था, चंपारण में कॉटन, नॉट कॉटन प्लांटर्स जो थे वो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी अपना सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। नील की खेती होती थी, नील की खेती से ज़मीन बंजर हो जाती थी। गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। 17 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में उन्होंने सत्याग्रह किया क्योंकि यहाँ पे जो पीजेंट्स थे दे वर अनहैप्पी विद सत्याग्रहीज। ठीक है, तो जितने भी नॉट अनहैप्पी, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं तो लोगों ने इनका साथ दिया। और ये टैक्सेशन के अगेंस्ट सत्याग्रह था। मतलब इन ब्रिटिशर्स ने ना टैक्सेस, रेवेन्यू सिस्टम इंक्रीज कर दिया था, रेवेन्यूज़ बढ़ा दिए थे और पीजेंट्स बेचारे दे वर अनेबल टू पे दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन। उनका कहना था हमें एग्जाम्प्ट कर दो या कुछ राहत दिला दो। तो गांधी जी ने इनकी बात सुनी और सत्याग्रह कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो हम अगर बात करते हैं 1918 की, तो महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं, वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स से मिलते हैं एंड वहाँ पे उनके जो सर्कमस्टेंसेस थे या जो उनका नॉट सैनिटेशन प्रॉब्लम लेकिन सफोकेशन होता था और मशीन्स ख़राब थी, इन सब मामलों को इन लोगों ने लेकर के अपनी आवाज़ उठाई। ठीक है, तो बैक टू बैक 3 सत्याग्रह, फर्स्ट वॉज इन चंपारण, सेकेंड वन वॉज खेड़ा, थर्ड वन इज इन अहमदाबाद, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। तो भाई ये रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट की बात को अगर हम करते हैं तो ये हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इस काफ़ी जो हमारा ऊपर सत्याग्रह था तो गांधी जी काफ़ी एंथुजियास्टिक हो चुके थे, उनको लग रहा था कि हाँ मुझे सक्सेस मिल रहा है। लेकिन इंस्टेंटली 1919 में एक रॉलेट एक्ट आ गया, ठीक है, जिसे पास किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ओके, और इस एक्ट बेसिकली क्या था, इसमें पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको उनके अगेंस्ट पुलिस को एनॉर्मस पावर दिया गया। ठीक है,
अब एनॉर्मस जब पावर दिया गया तो ये ब्रिटिशर्स किसी भी पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। लोग पढ़ते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे ये क्या है भाई, 2 साल तक बिना किसी ट्रायल को आप जेल में कैसे रख सकते हो। लेकिन इन्होंने ये काम किया, राइट। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे जो डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हो रही थी विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 year, गांधी जी ये सच चाहते थे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट व्हाट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी चाहते थे सिविल डिसओबीडियंस पे एक नॉन वायलेंट मूवमेंट हो, लेकिन हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि माना रॉलेट एक्ट के ये एक विरोध में थे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो महात्मा गांधी ऐसे इनजस्टिस कानूनों के खिलाफ नॉन वायलेंस का जो एक पार्ट था उसे आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को एक हड़ताल डिसाइड की कि भाई ये चीज़ तो शुरू होगी। अब हुआ ये कि सेकंड पैराग्राफ की हम लास्ट पैराग्राफ की हम ये बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो हम देखेंगे। ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि डिफरेंट एरियाज़ में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उदाहरण में से चिंतित था रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के ख़त्म हो जाने की आशंका से जो ब्रिटिशर्स थे बहुत परेशान हो चुके थे, तो उन लोगों ने सबको सप्रेस करना शुरू कर दिया जो भी उनके खिलाफ बोलता था। अब हुआ ये कि अमृतसर में बहुत सारे जो लोकलाइट्स लीडर हुआ करते थे उनको हिरासत में ले लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर बेसिकली पाबंदी यानी बैन कर दिया गया, गांधी जी मंदिर में नहीं जाएंगे। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पे हमला करने लगे, ठीक है। एंड लोगों की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने पूरी की पूरी अपनी कमांड संभाली, ठीक है। हम अमृतसर की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा हमारा जलियांवाला मैसेक्रे, और जलियांवाला बाग जो हमारा टॉपिक है वो हुआ था ऑन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। यहाँ पे इनफेमस जलियांवाला बाग टुक प्लेस हुआ था, एंड ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। आई थिंक ये स्टोरी सबको पता है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बताऊंगी कि अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले हर साल बैसाखी के मेले में आते थे, ठीक है। जलियांवाला बाग मैदान में लोग जमा हुए थे, काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लगाए गए जो उनका जो रूल्स थे उनके विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे कि यह मैदान चारों तरफ से बंद था, और शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हुआ है, क्योंकि उस वक्त तो इतना टेलीविज़न होता नहीं था ना, तो लोगों को पता नहीं था। अब जो जनरल डायर है, जितने भी ऑमिनेशंस सैनिकों के पास, उसके सोल्जर्स के पास थे, वहाँ पे उन लोगों के साथ पहुँचा, और जाते ही उसने मैदान के बाहर से निकलने वाला जो एग्जिट पॉइंट था उसे बंद कर दिया, और इसके बाद उसने पूरे सिपाहीस को, जितने भी सोल्जर्स थे, उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए, 100 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करना चाहता था, एक नीति प्रभाव इसको हमने बोला है, ठीक है। तो ये crowd took to the street in the many North Indian town. There were strike, clashes with the police and attack on government building. अब होता क्या है, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड होती है नॉर्दर्न इंडिया में, बहुत सारे शहरों में लोग रोड्स पे उतरने लगे, स्ट्राइक्स होने लगी, लोग पुलिस से हाथापाई क्लैशेस करने लगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इन एक्टिविटीज़ को बहुत बुरे ढंग से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों को ह्यूमिलिएट और टेररिज्म फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, जितने भी सत्याग्रहीज थे उनको ये बोला गया कि अपने नोज़ को आप ग्राउंड पे रब करो और स्ट्रीट पे क्रॉल करो, एंड जितने भी साहिब्स हैं उनको सैल्यूट करो। साहिब्स इट मीन्स ब्रिटिशर्स की हम बात कर रहे हैं।
और जितने भी गांव के लोग थे उस वक्त, अगर हम गांव की बात करें तो गुजरनवाला पंजाब पर बॉम्बिंग किया गया, यानी बॉम्ब बरसाए गए और लोगों को कोड़े मारे गए, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जब ये सब चीज़ें देखी तो महात्मा गांधी को काफ़ी धक्का पहुंचा और उन्होंने ये मूवमेंट जो चल रहा था उसे वापस ले लिया, ठीक है। अब रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, ओके। अच्छा, लेकिन अभी भी वह, अगर मेन सिटीज़ की बात करें या टाउन्स की बात करें तो वहीं तक सिर्फ वो सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा एक आंदोलन स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई भी मूवमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हिंदू मुस्लिम को पास लाना चाहते थे, यूनाइट करना चाहता था, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठा करके वो दोनों समुदायों को, दोनों ग्रुप्स को नज़दीक ला सकते हैं। अब ये खिलाफत इशू क्या था? तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। ओटोमन टर्की इट मीन्स व्हाट? टर्की को वहाँ पे डिफीट किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और टर्की का जो रूलर था वो ओटोमन एम्पायर से था। अब र्यूमर ये स्प्रेड हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, जो ट्रीटी हुई, उसमें पूरा का पूरा इम्पोज कर दिया गया ओटोमन एम्परर के लिए कि भाई यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। और ओटोमन एम्परर था कौन? तो आप सिंपल सा बोलेंगे ही वॉज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और इस्लामिक वर्ल्ड को हम क्या बोलेंगे? खलीफा। तो इस खलीफा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी टेम्पोरल पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया। कहाँ फॉर्म किया गया? मार्च 1919 में, ठीक है। अब यंग जनरेशन के उस वक्त के जो मुस्लिम लीडर्स थे, लाइक अगर हम मुस्लिम लीडर्स की बात करते हैं तो मुस्लिम लीडर्स में बहुत सारे नाम आते हैं। मुस्लिम लीडर्स की अगर हम बात करें तो शौकत अली, मोहम्मद अली, दे बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी। बात करने लगे ये लोग, और इन्होंने बोला ठीक है भाई, हम इस इशू पे मास एक्शन करेंगे। अब गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और एक उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई ठीक है, अब हम एक अम्ब्रेला के अंडर हम दोनों मिलकर के एक काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोली। अच्छा, और क्या बोला इन्होंने कैलकाटा सेशन रखा सितंबर 1920। याद रखना, खिलाफत कमेटी 1919, कैलकाटा सेशन सितंबर 1920, राइट। और कैलकाटा में जब ये सेशन रखा तो महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पे पर्सुएड कर लिया, मना लिया कि भाई खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और जो स्वराज के लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो शुरू किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्वराज के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई नॉन कॉपरेशन। तो ये टॉपिक बेटा हम करेंगे कल। आज के लिए इतना